प्रणाम, नमस्कार। मैं हमेशा कहता हूं किसी की मौत के बाद ही हमें सुध आती है, और वो मौत हुई है प्रमोद जी की। अभी एक लेटर मेरे हाथ में, और इससे थोड़ी देर पहले ही हम इस बारे में बात भी कर रहे थे, और पहले भी हमने एलएनटी के जो बैराज है नीचे उस पर बात की थी। आज ये एलएनटी का बैराज खोल दिया गया है आवश्यक सेवाओं के लिए। ये पहले नहीं हो सकता था। क्यों चिल्लाने की जरूरत पड़ती है, और क्यों हमेशा एक ही बात को बार बार दोहराने की? पर यह चीज अगर पहले हो जाती तो शायद कहीं ना कहीं किसी की जान तो बचाई जा सकती थी। फिर हम पहुंचे हैं अभी जो हॉस्पिटल है हमारा, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय गुप्तकाशी। सोचिएगा, एलोपैथिक यानी कि जिनको केवल दवाई देने का ही हक है, एक ऐसा हॉस्पिटल। और यहां पर हजारों की संख्या में लोग इस पे डिपेंडेंट हैं। वो तो यूं कहें, थोड़ा सा इसको पीएचसी टाइप ए मॉडल में अभी कार्यरत माना जा रहा है, और यहां पर कुछ डॉक्टर्स भी हैं। मैंने अभी अंदर डॉक्टर से भी बात की, तमाम चीजें भी हुई। पर ये समझिएगा ये हो क्या रहा है, और हमारे क्षेत्र की जनता को इतना सहना क्यों पड़ रहा है। मैं सीधे डॉक्टर साहब से ही बात करूंगा इस बारे में, और आपको अवगत भी कराऊंगा कि क्या कुछ चीजें हैं। पर समझिएगा, जिसका कोई अपना गया ना, वो चला गया आज। और आज अगर अब बैराज खोलने के या बैराज के ऊपर से गाड़ी ले जाने की बात की जा रही है, तो इतना विलंब क्यों किया गया, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस पर कोई ना तो नेता टिप्पणी करता है, ना कोई आम आदमी। क्यों नहीं? ये लेटर संलग्न है जो आप देख रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब से सीधे बात करते हैं। और यहाँ पर कुछ कुछ व्यवस्थाएं हैं पीएससी में जो होनी चाहिए दवाइयों को लेकर और तमाम चीजों को लेकर। काफी देर तक हमारी चर्चा भी हुई, तो प्रोबेबली अब सीधे बात करते हैं। मैं आई कम इन सर? तो मेरे साथ है डॉक्टर आकर्ष उनियाल जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं सर एक चीज के लिए कि आज एसडीएम साहब को हमारे वीडियो के बाद जरूर एक संज्ञान आया है कि भैया बैराज खोल देना चाहिए फॉर एम्बुलेंसेज एंड ऑल। ये थोड़ा आप बताएंगे, एम्बुलेंस जो खराब हुई है ये कितना रेगुलर है? जी यूजुअली ऐसी जियोलॉजी में जहाँ सेंसिटिव जियोलॉजी होती है, यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, ऐसी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कई बार हिंडर तो होती हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि मेरा जो एक ओपिनियन है, जो मैं आपके थ्रू जो और सर्विसेज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि वे इस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि जियोलॉजी सेंसिटिव है। हमें पता है किस एरिया में, किस फील्ड में और किस सीजन में ये खराब हो सकती हैं, तो उसमें पहले से ही संज्ञान ले लेना चाहिए। और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि आपने 108 का जिक्र किया, उसमें किस प्रकार से हम इसे कॉम्बैट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर पता है कि ये स्ट्रेच जो है लैंडस्लाइड प्रोन है, तो वहां पर पहले से एम्बुलेंस रखी जाए या कुछ ऐसे स्ट्रेचर्स की सुविधा रखी जाए कि उसको हम क्रॉस कर पाए। तो उस चीज में हम शायद आगे और काम कर सकते हैं। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने पहले ही सभी डिपार्टमेंट्स को इसके बारे में बताया है, तो ट्रांसपोर्ट बहुत टाइम पर हिंडर तो होता है। यूजुअली हमने गुप्तकाशी में लास्ट कुछ 6 महीने में ऐसा केस तो नहीं देखा जहां पर हमें रेफर के दौरान दिक्कत आई हो, परंतु समय समय पर न्यूज में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से 108 में डिलीवरी हुई है या 108 में पेशेंट्स लेट हुए हैं। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि मल्टी डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और डिपार्टमेंट्स को आपस में बात करनी चाहिए, और उसको हमें पहले से ही दिमाग में रखते हुए एक रिस्पांस प्रिवेंशन टास्क फोर्स जो होता है उसको हमें गैदर करना। एक्चुअली वही बात कर रहे हैं हम कि प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। कई बारी बहुत एसेंशियल हो जाते हैं अगर प्रिकॉशंस, मतलब अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, पुराना एक से है जो कहते हैं कि भैया आज कहीं पे कटा है ना, उसमें आज टांका लगा दो, कल वो नासूर बन जाएगा। तो यही चीजें हो रही हैं। अगर ये पुल बैराज वाला शुरू हो रखा होता पहले से, शायद कुछ चीजें हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत थैंकफुल करूंगा आप लोगों का। यहाँ पे डॉक्टर कुंवर हैं जो MOIC हैं, डॉक्टर आकाश हैं, डॉक्टर जयदीप हैं, डॉक्टर दीपक हैं, डॉक्टर प्राची हैं, ये गायनो हैं यहाँ पर। इनका मैं धन्यवाद इसलिए करूंगा कि अपनी सारी चीजों को छोड़ के ये इतनी दूर यहाँ हॉस्पिटल में सुविधाएं दे रहे हैं। इनमें एक छोटा भाई भी हमारा है, हम डॉक्टर जयदीप, वो हमारे गांव से ही आते हैं। सोचिएगा, एक अच्छी सोच के साथ युवाओं के, हमें इस बात के लिए तारीफ तो करनी चाहिए कि आज तकरीबन मैं देख रहा हूं हर दिन ऑलमोस्ट 80 से 90 इनकी यहाँ पर OPD है, यानी कि 80 से 90 पेशेंट्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसी भी दिक्कतें हो रही हैं जो इनके उस पे हैं। थोड़ा उन दिक्कतों के बारे में पहले बात करेंगे जो आप फेस कर रहे हैं एज अ युवा, क्योंकि इनका भी अच्छा नहीं लगता है इनको कि अगर कोई यहाँ से रेफर केस जा रहा है या
जिस चीज को ये ठीक कर सकते थे लेकिन इक्विपमेंट्स नहीं है, या कुछ इस तरह से क्या कुछ है जिन पे काम करना चाहिए हमें? सर, जैसे कि पहले आपने बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन की बात सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और डिपार्टमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल नहीं होती, हमारे लिए भी एप्लीकेबल होती है। और उसमें जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हमें प्रिवेंशन के बहुत तरीके हैं, जैसे प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी प्रिवेंशन। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक इंसान हार्ट अटैक से मरता है, तो क्या डॉक्टर का काम सिर्फ हार्ट अटैक के समय उसको दवाई देना ही है? वो नहीं है। सबसे पहले प्राइमोडियल प्रिवेंशन शुरू हो जाना चाहिए 11-12 के लेवल पर, जब बच्चों को बताया जाए कि स्मोकिंग मत करो, अच्छा खाना खाओ। तो वहीं से हमारा काम शुरू हो जाता है। एज अ मेडिकल ऑफिसर मेरा काम शुरू हो जाता है कि मैं बच्चों को गाइड करूं। दूसरी बात है प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें हम अर्ली डिटेक्शन एंड स्विफ्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन में अब वहां पर वो दिक्कत आती है जो सर जो हम फेस कर रहे हैं, वो है कई बार लोग जो है अनकंप्लायंट टू मेडिसिन होते हैं। अगर जैसे हाइपरटेंशन, शुगर की आप बात करें, आपको भी पता होगा कि हमारे देश में कई चीजें हैं, लोग एप्रीहेंसिव हैं, लोग कहते हैं कि बीपी की दवाई, शुगर की दवाई हमेशा खानी पड़ेंगी। इस चक्कर में वो कई बार दूसरी साइंसेस में भी शिफ्ट कर जाते हैं। उस चीज को हमें देखना पड़ता है। हाइपरटेंशन का मरीज 160 110 के साथ हमारे पास आता है, हम दवाई शुरू करते हैं, शुरू के 10 दिनों से फायदा होता है, 15वें दिन वो जो डिफ्लेक्ट हो जाता है बिना फॉलोअप के। तो वो चीज को हम फेस करते हैं। दूसरी चीज सर, इस चीज में ऐसा भी है, जैसे कि मैंने आपको अभी जब हम बात कर रहे थे बताया भी था कि जो फीमेल प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं एक टैबू मानी जाती है सोसाइटी में। लोग पीरियड्स की, बच्चों के गर्भ धारण की बातें आमतौर पर लोग करते नहीं है। सेक्स एजुकेशन की भी कमी है। तो जो पीरियड्स की बात है, कई बार जो पेशेंट है वो शुरू में पीरियड जब उसको होते हैं, तो आमतौर पर मैं आपके चैनल के थ्रू बता दूं कि एक पेशेंट को 3 से 8 दिन तक ही पीरियड्स होना चाहिए। 8 दिन भी ज्यादा होता है वैसे तो 3 से 5, पर 3 से 8 दिन तक पीरियड्स होना चाहिए। हर दिन वो सिर्फ 2 से 3 पैड ही बदलना चाहिए, और साथ में कोई भी क्लॉट्स और सीवियर पेन नहीं होना चाहिए। अगर ये सब हो रहा है तो वो नॉर्मल है। महीने में एक बार आ रहा है, हर महीने में 1 से 2 दिन के अंतराल में मतलब डिफरेंस हो रहा है, 28 दिन में आए फिर 29 दिन में आए, ये नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर या नीचे हो रहा है, जैसे 28 दिन की जगह 15वें दिन आ गए, या एक दिन में वो 2 से ज्यादा पैड बदल रही है, या पीरियड्स लगातार 9 दिन चल रहे हैं, ऐसे में उसको चिकित्सा परामर्श की जरूरत होती है। तो वहां से शुरुआत हो जाती है। दूसरा, गर्भ धारण की जो एज है, हमारे जो सख्त कानून है कि 18 साल से पहले जो है न शादी हो सकती है न गर्भ धारण हो सकता है, उस चीज को हमें समझना है। कोई भी हम ऐसे केस भी देखते हैं जिसमें 17वें साल में ही लोग एज छुपाते हैं, फिर जो है गर्भ धारण करवाते हैं। तीसरा सर, जब गर्भ धारण हो जाता है उसके बाद कई महिलाएं जो बच्चा नहीं चाहती हैं, वो बच्चा गिरा देती हैं एमटीपी किट्स लेके, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की किट्स कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल लेवल पर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के स्टेट लेवल पर सख्त प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कौन करवा सकता है उसकी गाइडलाइंस है। उसके अकॉर्डिंग 20 हफ्ते से पहले एक इंसान, या तो वो डिप्लोमा ऑब्स गायनी हो, या उसके पास एमएस ऑब्स गायनी हो, या उसने 25 केसेस को असिस्ट किया हो, सिर्फ वही एप्लीकेबल है। इवन मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर एप्लीकेबल नहीं हूं। तो वही लोग ऐसा कर सकते हैं, और एनोनिमसली किया जाता है कि मतलब किसी को उसको अपनी पति की जरूरत नहीं होगी, उसको कहीं रजिस्टर में नाम नहीं लिखवाना, लेकिन उसे एक कैपेबल इंसान के पास जाना पड़ेगा। आमतौर पर क्या देखा जाता है कि एक इंसान कंसीव करता है, वो डायरेक्ट मेडिकल की दुकान में जाता है, वहां से 450 की किट खरीदता है, और इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन क्या है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन अर्थात कि बच्चा कितने में बड़ा है, 1 महीने का है तो भी 4 गोली, 2 महीने का है तो भी 4 गोली, तो उस केस में जो है पेशेंट 1-1 महीने 2-2 महीने तक ब्लीड कर रहे हैं ऐसे पेशेंट, और आगे जाके उनको बहुत कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ रही है। कई बार तो वो फिर से गर्भधारण कर ही नहीं पाते। तो ये भी एक बड़ा इश्यू है जो हम फेस कर रहे हैं। इसके अलावा भी हर बीमारी, जैसे कि जो इस वाले प्रकरण में आपने बताया यू आर नॉट द ऑथराइज्ड वन हु कैन एक्चुअली हैंडल दिस, और मे बी शी आल्सो, बिकॉज़ 25 केसेस। तो यहाँ आसपास हमारे पास कौन है, किसके पास जाए ऐसी महिला? इसमें 2 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एक होता है सोनोलॉजिस्ट का, और दूसरा होता है एमएस ऑब्स गायनी का। तो सोनोलॉजिस्ट हमारे पास अगस्त मुनि में डॉक्टर राजीव चौधरी हैं, वो मौजूद हैं, और अगस्त मुनि में ही जो गायनी ऑब्स की डॉक्टर भी हैं, वो उनसे वो करवा सकते हैं। ये एक वो है उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए जो अनफॉर्चुनेटली अननोइंगली, मतलब ना जानते हुए, और आपको पता नहीं कि कहाँ जाना है, तो दिस इज द प्लेस जहां आपको जाना चाहिए ऐसे प्रकरण में। अब हम सर बात करते हैं कि जैसे कई बार, जैसे प्रमोद जी के केस में हमने देखा, आपने बताया, कुछ कह रहे थे कि कहाँ उन्होंने ये गलती आम मरीज कहाँ कर रहा है, आम मरीज कहाँ गलतियां कर रहे हैं? सर, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी एक डेथ जब होती है, तो जब हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उसमें कॉज ऑफ डेथ लिखा जाता है। तो कुछ होता है इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ, और कुछ होते हैं कि जो सपोर्टिंग कॉज ऑफ डेथ है। तो शायद आज के समय पे इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो बोला नहीं जा सकता। शायद कुछ लोग जॉन्डिस कह रहे हैं, मैंने खुद भी वो केस देखा है, तो जॉन्डिस में बाद में शायद एक्यूट लिवर फेलियर, जितना लग रहा है डिकम्पेंसेटेड एक्यूट लिवर फेलियर का वो केस था। लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जो उस मौत का कारण बने। उनमें से कई तो हाईलाइट भी हो रहे हैं, जैसे कि 108 जो चेंज होना और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होना, वो सब तो हैं। लेकिन एक ऐसा फैक्टर भी है जो शायद लोग उसके बारे में बात नहीं
नहीं कर रहे हैं, और वो है कि एक्सप्रेसिव सिम्टम्स ना होना। अर्थात अगर एक पेशेंट को पिछले 6 दिन से बुखार है या लंबे समय से उसको जॉन्डिस की शिकायत है, तो आमतौर पर हमारे पहाड़ों में भी प्रथा है कि उसको झड़ाया जाता है, इस प्रकार की चीजें की जाती है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, और मैं उसके कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि भगवान एक बहुत बड़ी चीज होती है। परंतु मैं एक चीज कहता हूं कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जॉन्डिस हमारे बॉडी में एक ऐसा सिम्टम है जो कि बहुत कारणों से होता है। तो क्या जो चीज बहुत कारणों से है उसको एक ही इलाज से ठीक किया जा सकता है? इसका सीधा प्रश्न मेरा पंडितों से भी है। पंडित कई बार बताते हैं कि आपका शनि बड़ा है या राहु बड़ा है, तो उसके कारण आप ये चीज करें। क्या सारे ग्रहों का इलाज एक ही है? उसी प्रकार से जैसे कि सारे ग्रहों का इलाज एक नहीं हो सकता, उसी प्रकार सारे पीलिया का इलाज भी सिर्फ झड़वाना नहीं होता है। पीलिया भी बहुत टाइप के होते हैं, सिंपल से लेकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पीलिया भी देखे जाते हैं। और इस केस में कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि एक नेग्लिजेंस जो है वो परिवार की तरफ से भी आई गई, टाइम पर हॉस्पिटल में नहीं दिखाया गया, उनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई, और शायद अगर वो टाइम पर आते हम ज्यादा हेल्प कर सकते थे। रिपोर्ट्स की हम बात करें सर, अगर यहाँ पे प्लेटलेट्स डाउन हो रही हैं, आई डोंट थिंक सो आपके पास प्लेटलेट्स का कोई जुगाड़ है। डू यू हैव एनी आइडिया कि हम प्लेटलेट्स कैसे डाल सकते हैं यहाँ पे? सर जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की आपने जो बात की कि जब प्लेटलेट्स कम होते हैं, इसके भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। ये सर उसमें ऐसा होता है कि शुरुआत जो है फ्लूइड रिप्लेसमेंट से होती है। आप जब ज्यादातर डेंगू के सेंटर्स में भी आप देखेंगे फ्लूइड रिप्लेसमेंट 90% ऑफ केसेस को कवर कर सकता है। तो हम पे सभी फ्लूइड्स अवेलेबल हैं, RL, NS, DNS वगैरह सब अवेलेबल है। हाँ, जहां तक कि प्योर प्लेटलेट्स की बात है तो ब्लड बैंक इस समय पर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वो जो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, और पिछले 6 महीने में कोई भी ऐसा केस मैंने नहीं देखा कि जिसमें इस कारण से कोई दिक्कत आई हो ब्लड बैंक की, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाता है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन फॉल कर रहा है तो हम पहले उसको पकड़ लेते हैं और उसको टाइमली जो है रेफर करके अपने सीनियर्स को बता देते हैं कि ये केस है। ये बड़ा प्रश्न भी हो सकता है कि रेफर सेंटर आखिर हम कब तक बने रहें? कोई भी आपका सेंटर हो या फाटा का हो, उखीमठ हो, कहीं भी जो भी सुनता रेफर सेंटर, दुख तो होता है। जी बिल्कुल। देखिए, जो रेफरल सेंटर है वो एक स्मॉल टर्म नहीं है, वो ब्रॉड टर्म है, और उसको बहुत अच्छे से हमें समझना भी पड़ेगा। एक PHC लेवल पर क्या काम हो सकते हैं उसकी डायरेक्टरी बनी हुई है कि क्या काम हमें वो मैं समझ गया। PHC लेवल पे तो आप जो काम कर रहे हैं वो आपसे उससे ऊपर ही कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं इतनी बड़ी संख्या के ऊपर यकीनन यहाँ पर तो अपग्रेडेशन होना चाहिए था। वो है यहाँ के कुछ नेताओं ने भी ऐसे ही कर रखा है इसको, आज तक किसी ने सुध नहीं ली है इस बारे में। मैं आपको बताऊं, जो सर से मैं बात कर रहा था, हमारे यहाँ कम से कम भी तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल होना चाहिए था। क्यों? सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डिमांड है हमारे। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको NRHM का बताया भी कि कैसा हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे सब सेंटर काम करते हैं, फिर PHC, फिर CHC, फिर SDH काम करता है। और मेरे भी बहुत क्लासमेट्स हैं जो अलग अलग हॉस्पिटलों में इस समय पे काम कर रहे हैं। आमतौर पर जो PHC हॉस्पिटल्स हैं या PHC टाइप A या टाइप B, दोनों ही हॉस्पिटल में जो OPD है वो 15 से 30, 30 से 40 देखी जाती है। ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है, पर इतना ही देखा जाता है। गुप्तकाशी हॉस्पिटल बहुत पहले से ही एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सर्व कर रहा है। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है कि 80-90 की OPD रोज आ रही है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है और जो एक वाइड स्प्रेड व्यू भी है वो ये है कि इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाए। अब अपग्रेड में बहुत डिमांड्स हैं, कई लोग मेडिकल कॉलेज की डिमांड करते हैं, पर मैं उस ओपिनियन के फेवर में तो बहुत नहीं हूं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक ऐसा पार्ट है जो कि स्पेशलिस्ट कॉलेज होगा, और उसमें ना बहुत बड़ी पॉपुलेशन आपको लानी पड़ेगी, डेली इनपुट करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में एक कॉलेज तो बना दे पर वो फ्लॉप हो जाए। तो उससे पहले मैं चाहता हूं, और ये चीज चल भी रही है, कि SDH इसको प्रपोज है कि SDH सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पर आए। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 50 से 100 बेड होते हैं। 50 से 100 बेड अगर हॉस्पिटल यहाँ आता है तो गुप्तकाशी की इमेज जो है बहुत हद तक चेंज हो सकती है। इस चीज को मैं हाईलाइट कर दूं कि अभी तक बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें मतलब स्वास्थ्य को एड्रेस नहीं किया गया है पास्ट में, और लेकिन मैं होपफुल हूं, ऑप्टिमिस्टिक हूं कि आगे जाके इसको एड्रेस किया जाएगा। SDH की भी बात हो रही है, गढ़तरा और लवारा में ये जो चीजें हो रही हैं कि वो तो ज्यादा मेरे ऑफिशियल सीनियर बता पाएंगे कि कहां पर इसको करेंगे, लेकिन SDH की बात अभी चल रही है, और इसको भी CHC अपग्रेड की बात चल रहा है। अब जैसे एक और भी चीज है इसमें, बहुत बहुत अच्छा किया आपने बात बताई। समझिएगा ये थोड़ा सा कहाँ पर कमी हो रही है, रेफर सेंटर क्यों बन जाते हैं जबकि ये नहीं चाहते होंगे ऐसे। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, आपको तकरीबन यहाँ पे 1-1.5 साल हो गया सर्विस करते हुए। बिल्कुल, 1 साल 7 महीने हो चुके हैं। और सुनने में आपको एक कंग्रेचुलेशंस कि आपका PG क्लियर हो गया है। बट ये बड़ा सैड है हम सब लोगों के लिए कि आप यहाँ से 1-2 महीने में चले जाएंगे। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म खुशियां हैं। मैं बहुत पहले से ही पहाड़ों में बहुत सर्विस देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कल के दिन मैं जब तक 3 साल अपना वो पढ़ के आऊँ तो यहाँ तब तक SDH बन जाए और मैं SDH में पहला स्पेशलिस्ट डॉक्टर के तौर पर अपॉइंट हूँ। तो वो भी मेरा। आप चले जाएंगे तो क्या फिर दूसरे को जल्दी अपॉइंट किया जाएगा? एक बड़ी चीज भी है इसमें, जरूर 5 नाम हैं पर अवेलेबिलिटी एक ही डॉक्टर की होती है, बिकॉज अदर। हाँ, क्योंकि आपको पता ही है कि ये यात्रा रूट भी है, और जो केदारनाथ यात्रा है उसमें भी अपनी सर्विसेज हैं। तो जैसे डॉक्टर दीपक जो है इस समय पे केदारनाथ में अपनी सर्विस दे रहे हैं, और जो रात को पेशेंट देख रहा होगा, इमरजेंसी में जो पेशेंट देखते हैं वो सुबह की ड्यूटी नहीं करते हैं। तो जो 5 अगर डॉक्टर्स हैं भी तो OPD में सिर्फ 1 या 2 डॉक्टर्स अवेलेबल हो पाते हैं। और उसमें भी एक चीज है, अगर कोई VIP यहाँ पर आ रहा है तो एक ड्यूटी VIP के लिए भी हो जाती है एक डॉक्टर की।
चाहे यहाँ ओपीडी में 50-100 लोग हों, हैं? बिल्कुल, जो इसके प्रोटोकॉल ऊपर से बन के आते हैं कि आपको जो है इतने टाइम से इतने टाइम तक सर्व करना है, यहाँ पर आपको इमरजेंसी में जाना है, इमरजेंसी इस एरिया में आपको सर्विसेज देनी है, वो पहले से आता है। पर गवर्नमेंट में होते हुए हमारे ऊपर भी वो बाइंडिंग हो जाती है कि आपको उस पर्टिकुलर जगह पे अपनी सर्विस देनी पाती है। पर एक चीज है सर, अब जब जा रहे हैं आप 2 महीने बाद, क्या आपके जाने से पहले कोई और आएगा? जी बिल्कुल, गुप्तकाशी को देखते हुए पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था, डॉक्टर प्रवेश और डॉक्टर दिव्या 2 लोग थे और उनके ठीक बाद मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट दे दिया गया था। ऐसे ही जैसे ही यात्रा खत्म होती है तो कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी डॉक्टरों को भेजा गया है, उसके बाद उनको रीएडजस्ट किया जाएगा और मेरे ख्याल से तो होपफुली ऐसा होना चाहिए कि गुप्तकाशी में भी कोई ना कोई आएगा। इतना मैं और कहना चाहता हूँ कि जो मेरा इस समय पर स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टरों का स्टाफ तो है ही, पर और भी जो हमारा अन्य स्टाफ है वो बहुत कैपेबल है। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास सारी लैब सर्विसेज भी हो रही हैं, सारी इमरजेंसी सर्विसेज, सारी एसेंशियल मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ऐसा नहीं है बाई चांस मैं यहाँ से जाता भी हूँ तो जो बहुत ही हमारे पास कुछ खास नहीं है, जैसे अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे नहीं है, कई लूप होल्स हैं। अभी अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे की सर्विसेज नहीं है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, इस एरिया में ही नहीं है। तो बताइए, सबसे बड़ी बात है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक है हमारे पास, वो रुद्रप्रयाग है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में नहीं है। हाँ। जी, सीएचसी 2 हैं, सीएचसी अगस्त्यमुनि में है और सीएचसी जखोली में है, उसके अलावा और हमारा ब्लॉक जो ऊखीमठ है, सोचिएगा बड़े बड़े नेता हैं यहाँ से। ये मैं मतलब मजाक की बात नहीं है, पर आज 24 वर्ष हो गए हैं, हमने केदार घाटी के लिए किया क्या है, ये प्रश्न उनके लिए भी कि आज यहाँ एक सीएचसी सेंटर नहीं है। क्यों साहब, गलत बोल रहा हूँ? जी हाँ, यहाँ पर जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो मतलब जिसके अंडर हम काम करते हैं वो पीएचसी टाइप भी ऊखीमठ है, और उसके बाद हम पीएचसी टाइप ए बहुत सारे हैं, जालमल्ला, कालीमठ, जो ये आपका फाटा, गुप्तकाशी, लुआनी, ये सब सबकी हालत तो महान है। अलग अलग, जैसे फाटा है सर, तो फाटा में डिलीवरी सर्विसेज खूब दी जाती हैं, पर ओपीडी बिकॉज ऑफ वन वुमन, मतलब एक डॉक्टर है फाटा में जिनकी बात करें, डॉक्टर रेवती, डॉक्टर दर्शनी मैम, सोचिए एएनएम है वो डॉक्टर दर्शनी, जिनके वजह से फाटा का नाम थोड़ा सा वो है। तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को, इनको भी, जो यहाँ पर रहकर वो सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो जयदीप डॉक्टर हों या कुमार सर हों या दीपक हो या प्राची मैम जो भी बैठी थी। हम धन्यवाद तो बोलते हैं, पर वाकई सीएचसी अगर हो तो क्या बात है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे आगे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे जैसे अपग्रेड होता है, बहुत सारी सुविधाएं आती हैं, किट्स बनती हैं, हम पे ऐसे शायद मशीनरी आ पाएगी जिसको हम और अच्छे से सर्विसेज दे पाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा कि कितनी पॉपुलेशन है, फिर डिमांड ऑफ पॉपुलेशन और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। अब कहीं ना कहीं इसको एक बार आप अगर डेली की 90-95 देख रहे हैं, अब वो तो आधे तो इसलिए नहीं आ रहे ना, उनको पता है कि यहाँ है नहीं कुछ। नीड ऑफ द आर तो है, नीड ऑफ द आर है, लेकिन फिर इसमें एक चीज ये भी है कि क्या अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस करा पाएंगे। हम सबको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो लास्ट बार यहाँ से गुप्तकाशी से जो हॉस्पिटल ट्रांसफर किया गया ऊखीमठ के लिए, वो क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपनी जमीन नहीं दी। तो वो आगे के लिए भी है कि क्या गढ़तरा में भी वो अवेलेबिलिटी करा पाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं लोकल, हमारे पास जैसे उसमें कई विकल्प हो सकते हैं, जो हमारे पास अगर कोई अपनी खेत जमीन नहीं दे रहा है तो एटलीस्ट फॉरेस्ट से हम बात कर सकते हैं, या राजस्व की कई जमीनें होती है जहां पर ये चीजें हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर उस पर काम न किया गया हो, पर हमारे नेताओं को जरूर सोचना चाहिए था अब तक, अगर ये नहीं हुआ। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन तो इसमें बहुत जरूरी होगा। जी बिल्कुल, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बारी आम आदमी आके अपने खेत दे एंड देन यू विल मेक समथिंग, बिकॉज ये तो एक प्रोसेस है, इट हैज टू हैपन, तो उसके लिए तो करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन आपको सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं लास्ट में एक बाइट खत्म करते हुए एक चीज ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज नेगेटिविटीज, बिकॉज हमारा काम है कि हम इसको और अच्छा करें, आपका काम है कि इसको और अच्छा करें, परंतु डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग का जो सेंटर है, गुप्तकाशी सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग का जो सीएम ऑफिस है, वो बहुत अच्छे से मतलब काम कर। इससे पहले जो डॉक्टर मारतोलिया थे, एचसी मारतोलिया थे, अब तो चेंज हो चुके हैं, सीएमओ यहाँ से जा चुके हैं, तो उन्होंने भी बहुत काम किया, उन्होंने मुझे बहुत पर्सनली भी मोटिवेट किया, इतना फैसिलिटेट किसी ने नहीं किया। और अभी जो एसीएम है डॉक्टर विमल गोसाई, वो सब भी काम तो कर रहे हैं, पर वही चीज है कि इसको कितना हद तक वो रूट लेवल पर ला पाएंगे, ये आगे के लिए हमारे लिए चुनौती, ये बड़ी बात है। और इसको मुझे लग रहा है धन सिंह रावत जी को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इस तरफ सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं सर जो आपके अंडर हैं, जो चीजें हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनकी कार्रवाई है ना, वो पेपर की कार्रवाई है। इनके पास जब औजार ही नहीं होगा, पेन ही नहीं मैं दूंगा, और मैं चाहूंगा ये अच्छा लेख लिखें, तो लिखेंगे कैसे? जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर एक बार। थैंक यू वेरी मच।